विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बबीता, सह आचार्य भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय कोटपुतली। मैं भूगोल के विद्यार्थियों को बीए पार्ट फर्स्ट में बेटा आज मैं करवाना चाह रही हूँ संतुलन की संकल्पना। अब सबसे पहले संतुलन क्या है? संतुलन से यहाँ हमारा अभिप्राय है जिस प्रकार से हमारे पर्वत, पठार, मैदान ये टिके हुए हैं, किस प्रकार से, मतलब पूरा का पूरा धरातल एक जैसा नहीं है, अपितु कहीं पर ऊबड़ खाबड़ धरातल हैं तो कहीं गहरी घाटियाँ हैं, कहीं माउंट एवरेस्ट जैसे हिमालय पर्वत जैसी चोटियाँ हैं तो कहीं पर समतल लहलहाते मैदान हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान हमारे यहाँ पाए जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि इन सब में अर्थात जो कम घनत्व वाले और अधिक घनत्व वाले जो चीज़ हैं इनमें संतुलन किस प्रकार से बना हुआ है, ये हमारे देखने की चीज़ है। तो सबसे पहले आता है संतुलन की संकल्पना में कि भूतल पर पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, महासागर आदि पाए जाते हैं। इनके आकार में पर्याप्त अंतर होता है, फिर भी ये आकृतियाँ भूतल पर स्थित हैं। इस प्रकार प्रकट होता है कि ये आकृतियाँ एक निश्चित नियम के अनुसार संतुलित है, कुछ ना कुछ तो नियम है जिनके अनुसार ये संतुलित हैं। तो आइसोस्टेसी शब्द का यूज किया जाता है इसमें, समस्थिति या इसमें कैसे बैलेंस बना हुआ है। इसके लिए बेटा कहा जाता है कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों एवं गहराई में स्थित क्षेत्रों में भौतिक तथा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन की दशा कहते हैं। ये जो आइसोस्टेसिस शब्द है ये सबसे पहले ग्रीक शब्द है, ये आइसोस्टेसिस, इसका मतलब होता है समस्थिति यानी कि संतुलन स्थापित होना। ये 1859 में प्रयोग किया गया और ये जो प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता थे 1889 में डटन महोदय ने इसका प्रयोग किया। इसका इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? भूतल के असमतल भागों तथा धरातल के ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मैदानों में कैसे संतुलन स्थापित हुआ है। तो डटन का मत था कि पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान तथा सामुद्रिक तली के नीचे जो स्थित पदार्थ का भार है ये उसके बराबर होता है। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले समदाब तल या समतोल तल या क्षतिपूर्ति तल का शब्द का यूज किया। इसके बाद आया हमारे सर जॉर्ज एरी की संकल्पना। ये सर जॉर्ज एरी के अनुसार क्या है? एरी ने बताया कि हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं हो सकता, कि हिमालय जो है ये इतना ऊंचा किस तरह से खड़ा है। अचानक कि मतलब उन्होंने ये माना कि इतना ऊंचा हिमालय, इसमें बैलेंस कैसे है। फिर उन्होंने ये कैलकुलेशन के आधार पर बताया कि वास्तव में जो है अधिक पदार्थ का भाग नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित हो जाता है। तो सर्वप्रथम उन्होंने इस मत का सुझाव दिया कि पृथ्वी की जो पपड़ी है ऊपर वाली वो अधिक घनत्व वाले आधा स्तर पर तैर रही है, अर्थात सियाल सीमा पर तैर रहा है। इस प्रकार हिमालय की भारी ग्लासी जो है वो मैग्मा में तैर रहा है। उन्होंने आगे फिर स्पष्ट किया कि हिमालय केवल धरातली आकृति ही नहीं है तथा केवल अधः स्तर के ऊपरी भाग तक ही नहीं तैर रहा, वरना काफ़ी नीचे तक प्रविष्ट हो गया है। जिस प्रकार एक नाव पानी में तैरती है और उसका अधिकांश भाग जल में डूबा रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा तल के नीचे तैर रहा है, उसका अधिकांश भाग काफ़ी नीचे गहराई तक व्याप्त है। तो इस प्रकार उन्होंने इसका एग्जाम्पल क्या किया कि एक बर्फ़ का टुकड़ा आइसबर्ग से लिया कि कैसे आइसबर्ग है वो समुद्र में तैरता रहता है। जब वो जल में तैरता है तो उसके एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसका 9 गुना उसके जल के अंदर रहना पड़ता है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि यदि महाद्वीपीय भागों का औसत घनत्व 2.67 है तो ये 3 मान लिया जाता है, तो इसे क्रस्ट के प्रत्येक भाग को इसके 9 गुना भाग को नीचे रहना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि एक पार्ट ऊपर रहता है और उसके 9 गुना भाग नीचे रहता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो हिमालय की जो सर्वोच्च शिखर है 8,848 मीटर, उसका 9 गुना उसके नीचे की तरफ होगा। यानी कि यदि हिमालय की ऊंचाई मोटे तौर पर
ये हमारी 9 किलोमीटर है तो 79.632 मीटर तक का भाग है वो नीचे होगा, इसकी जड़ होगी। इस प्रकार एरी ने बताया कि हिमालय अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है। इसके हल्के पदार्थ वाली एक लंबी जड़ है जो नीचे बैलेंस करके बनी हुई है, और इस आधार पर एरी ने अपने मत को प्रतिपादित किया कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा उसका सबस्ट्रेशन उतना ही नीचे होगा। तो ये एरी ने हमें बताया, और इसी आधार पर हम ये मानते हैं कि ये जो भूभाग है, एरी ने पुनः बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होगा तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से उन्हें पुनः बताया कि विभिन्न स्तंभों का जो घनत्व है वो बराबर होता है और उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। अर्थात महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार के घनत्व वाले शैलों का बना होता है, परंतु उनके विभिन्न भागों की गहराई में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए एरी ने लोहे की विभिन्न आकार तथा लंबाई वाली टुकड़े लिए और उन्हें पारे से भरे बेसिन में डुबो दिया। ये टुकड़े विभिन्न आकार के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई तक डूबते गए। इसी बात को लकड़ी के टुकड़ों को जल में डुबोकर भी प्रमाणित किया गया। तो एक तरह से हम कंक्लूजन के तौर पर ये कह सकते हैं कि एरी को मत को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि ऊंचे उठे हुए जो भाग हैं वो काफ़ी गहराई तक अपनी लंबी जड़ से संतुलन स्थापित करते हैं और वो अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं, यानी कि उनकी जो जड़ है वो काफ़ी गहराई तक होती है, जिस कारण ऊंचे उठे भागों के नीचे काफ़ी गहराई तक हल्के पदार्थ का विस्तार होता है। ऐसा पर्वतों के विषय में होता है। इस प्रकार ये संतुलित होकर पृथ्वी पर स्थित होते हैं। इसके विपरीत कम ऊंचे भाग तथा नीचे भाग कम गहराई तक प्रविष्ट होते हैं, अतः ये अधिक घनत्व वाले भाग को थोड़ी मात्रा में ही हटा पाते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि वर्तमान में एरी के मत को ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो भी इसमें कुछ जैसे दोष पाए गए हैं, उसके बाद इसको मान्यता दी गई कि इसका सबसे बड़ा दोष क्या है कि फिर विभिन्न घनत्व के जैसे प्रत्येक उपस्थित भाग अपनी ऊंचाई के अनुसार नीचे की तरफ जड़ रखते हैं, मान लिया है, तो फिर कहते हैं कि फिर ये विभिन्न घनत्व की परतों की कॉन्सेप्ट का क्या होगा। तो इसके आधार पर फिर भी हम इस मत को नहीं ये नकार सकते, इसमें फिर भी इसने अन्य मतों को आधार प्रदान किया है। थैंक यू सो मच।